आज के शो में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल, पाकिस्तान सिफारतकारी का मरकज, पाकिस्तान की कोशिशों की दुनिया मुतरफ। वज़राए खारजा इजलास, सिफारती महाज, पाकिस्तान का कलीदी किरदार, तमन्नाई बहरान, स्मार्ट लॉकडाउन, अहम बैठक, अहम फैसले मुतवक्के, मुज़ाकराती अमल आलमी तवज्जो का मरकज, मुस्बत पेशरफ्त। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान गुज़श्ता कई रोज़ से इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सिफारती महाज के ऊपर देखा जाए और सिफारती सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ है इस वक्त आली बरादरी के। तमाम जो इस वक्त उम्मीदें हैं, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पाकिस्तान के किरदार से लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर ईरान इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट, ईरान अमरीका कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर कोई मुस्बत किरदार अदा करेगा। जो पूरी ग्लोबल इकॉनमी है, अगर आप देखें तो उस वक्त उसका टिल्ट और उसकी जो सारी स्टेक्स हैं वो डिपेंडेंट है कि इस जंग का आउटकम क्या होता है और कितना जल्दी जो है वो पीस की तरफ मामला जाते हैं। तो ये सेटलमेंट कैसे होगी, कब होगी और किस तरह होगी, इस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा मरकजी किरदार है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यानी मेरा ख्याल है अगर इस दुनिया में शायद ही मोदी के कुछ सपोर्टर्स हों और कुछ पाकिस्तान में एक शख्सियत के सपोर्टर हों जो इसको मनफी तौर पर देखे, वरना पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड इज सीइंग दिस एज अ पॉजिटिव रोल फॉर पीस। यानी पाकिस्तान के किरदार को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उसको यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक रीजनल पीस मेकर के तौर पे, खास तौर पे पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से साबित कर दिया है। कल इसहाक दार साहब की आप कोशिशें देखें कि उन्होंने कल, डिस्पाइट उनको कुछ मेडिकल एक इंजरी भी हुई छोटी, लेकिन उसके बावजूद ही वाज ऑन इट। वो मुसलसल लगे हुए थे, इधर से उधर मीटिंग्स, और सारी पाकिस्तान के लिए इस पर जो दफ्तर खारजा था वो एक एक्टिव था। हमारे जो आपकी सिविलियन लीडरशिप हो, हमारी आर्मी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप हो, वो सब एक्टिव हैं। सबकी तवज्जो ये है, सबकी यकसुई के साथ कोशिश ये है कि आलमी अमन हो जाए और पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से कल प्रेस रिलीज आई उसमें कुछ 7 नुकात हैं जिनका जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया जी, एज यू ऑल अवेयर, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरब, तुर्की एंड इजिप्ट आर इन पाकिस्तान एट माई इन्विटेशन। ये आपके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से था। उन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, उन्होंने कहा द फॉरेन मिनिस्टर हैड अ वेरी डिटेल्ड एंड इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द करंट रीजनल सिचुएशन। वी ऑल्सो डिस्कस्ड द पॉसिबल वेज टू ब्रिंग एन अर्ली and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to destruction, or the unity of Muslim Ummah in these challenging times is most important. फिर उसके बाद उसमें मज़ीद जो चौथा पॉइंट है बड़ा अहम है। इसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कहती है कि I briefed the foreign ministers on the prospects of a potential US-Iran talks in इस्लामाबाद। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस बारे में ब्रीफ किया गया है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से तमाम ममालिक को जो वहाँ पे शामिल थे मीटिंग में, कि इस पर जो है उनको इस्लामाबाद के अंदर US-Iran टॉक्स हो सकती है। द विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स expressed their full confidence, full support to the initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation and create conditions for structured negotiations. The foreign minister advocated dialogue एंड डिप्लोमेसी। तो पाकिस्तान ने जो कहा जाए कि इस जंग का हल जो निकाला है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी है, कि हर चीज का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी में है, और पाकिस्तान पूरी यकसुई और कुव्वत के साथ आलमी सतह के ऊपर इस पर कोशा है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस मसले के हल की तरफ बढ़ सके। मजीद डिटेल में जो इस आगे जाके बताया गया कि पाकिस्तान विल बी ऑनर्ड, जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से बात है कि इस्लामाबाद विल बी ऑनर्ड, पाकिस्तान विल बी ऑनर्ड टू होस्ट एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल टॉक्स बिटवीन द टू साइड्स इन कमिंग डेज फॉर अ comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me share with you that I had a detailed conversation with उन्होंने चाइना के साथ जो उनकी बात हुई। पाकिस्तान is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate these talks. तो बड़ा वाज़ेह इशारा इसमें आया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त मरकज़ी किरदार अदा करेगा, और पाकिस्तान ने यह भी बताया, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, कि हम जो टॉक्स के हवाले से इस्लामाबाद एज अ वेन्यू फॉर ईरान एंड US होगा, जिसमें पाकिस्तान जो है इस वक्त, उससे पहले भी कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि मीनिंगफुल नतीजा खेज गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान इस वक्त हाजिर है और दोनों ममालिक को इंगेज कर सकता है। और क्योंकि दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है, एक लेवरेज है डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान को हासिल है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जो उनकी आई थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि ये रेजोल्यूशन
सिचुएशन की तरफ जा रहा है, मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया था अमेरिकी सदर ने, वो जरा सुनाते हैं आपको, उसके बाद उनकी लेटेस्ट ट्वीट पे भी रोशनी डालते हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनते हैं। So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force has gone. We know that. We destroyed many targets today. It was a big day, and we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran. नाज़रीन, उन्होंने एक ट्वीट भी आज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशंस विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजीम। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक तरह से धमकी भी, जिसको कहा जा रहा है, जो इंटरप्रेट किया गया है कि धमकी भी दी है, एक तो मीनिंगफुल टॉक्स का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान, ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो उन्होंने कहा ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड, अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बट for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, and if the state is not immediately open for business, so we will conclude a lovely stay in Iran by blowing up and completely destructing their electric generating plants, oil wells and island, the Kharj island, and possibly desalination plants, which we have purposely not yet targeted yet. तो वो कहते हैं मजीद के जो उनकी ईरान हैज़ बचड किल ओवर द ओल्ड रिजीम्स 47 ईयर रेन ऑफ टेरर। तो ये बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया कि नई रिजीम से बात हो रही है, सेटिस्फैक्ट्री जो उन्होंने कहा कि है कि इस वक्त तक जो बात हो रही है, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अमेरिका जो है हमला कर सकता है। ये हमला जो हो सकता है वो ईरान के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स, खासतौर पे पावर सेक्टर के ऊपर हो सकता है, उनके और दीगर असासों के ऊपर हो सकता है, जिसका जिक्र इस ट्रंप में इस ट्वीट में करते हैं। आज हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चीन का दौरा भी किया, और चीन के दौरे के हवाले से ताहिर अंद्राबी जो कि आपके स्पोक्समैन है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई। आप इस स्टेटमेंट को जरा देखें ट्वीट में, तो इसमें आपको अंदाजा होगा। कहते हैं डीपीएम फॉरेन मिनिस्टर यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार साहब विजिटिंग चाइना ऑन 31 मार्च एट द इनवाइट ऑफ चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर। इस बारे में फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज भी आई है वैसे, लेकिन उसमें मजीद कहते हैं कि बीइंग अंडरटेकिंग डिस्पाइट मेडिकल एडवाइस to rest, the DPM's visit underscores priority on its relationship with China, commitment to close coordination on regional and global issues, strength of Pakistan-China strategic partnership। तो ये बताते हैं कि डिस्पाइट मेडिकल एडवाइस के उनको रेस्ट करना था, लेकिन ही वेंट, वो गए इस वक्त इन्विटेशन पे चाइना के, जिस बारे में फॉरेन ऑफिस ने भी एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने जिसमें लिखा है कि एट द इन्विटेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इसाक दार विल अंडरटेक अ विजिट टू चाइना ऑन 31 मार्च। पाकिस्तान एंड चाइना एंजॉय a strategic cooperative partnership characterized by close coordination and regular consultations on regional and international issues। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक दार साहब, डिस्पाइट दैट कि उनको मेडिकल एडवाइस तजवीज़ किया गया था बाय द डॉक्टर्स, उसके बावजूद जो है उन्होंने अंडरटेक किया है, ही हैज़ वेंट टू चाइना उनके इन्विटेशन के ऊपर। ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप का, जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। लेकिन इस आलमी तनाजुर में, आलमी हालात में, बदलती हुई सूरत हाल के अंदर आज और अहम जो फैसले मुतवक्के हैं जो पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन या तवानाई बहरान या डिमांड मैनेजमेंट के हवाले से हैं। अब इस हवाले से क्या अहम फैसले होते हैं, क्योंकि बहुत सी न्यूज़, बहुत सी फेक न्यूज़, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ सर्कुलेट किया है वो द रिसेंट डेज, जिसमें कभी बात होती है कि फुल लॉकडाउन हो जाएगा, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी जो है इस वक्त कहा गया है कि ये जो लॉकडाउन है ये 2 दिन का हो सकता है, सैटरडे। तो बहुत सी बातें, बहुत सी इस पर चीज़ें सामने आई ऑन सोशल मीडिया, लेकिन नथिंग ऑफिशियल येट कि अभी क्या इस वक्त वाज़ेह इक़दाम हैं जो सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, वफाकी हुकूमत मिलकर, या सेक्रेटरीज जो आपके सूबाई हैं वो मिलकर इस वक्त उठाएंगे, बाहमी ताउन के साथ किस तरह एनर्जी इस सिचुएशन को डील करेंगे। हाँ, हमने जो अपने एनर्जी सप्लाईज हैं वो इंश्योर कर ली हैं और मजीद भी इंश्योर कर ली हैं टिल अप्रैल। तो वी आर
आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर्स आई हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की फिगर्स आई हैं, पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि अगर खुदा ना खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं मजीद गुफ्तगू इस पे तफसीलन तज्ज़िया हासिल करते हैं। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इजलास, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई, पाकिस्तान सिफारती महाज पर तवज्जो का मरकज़ या मरकज़ी किरदार पाकिस्तान का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हालात और इवॉल्विंग सिचुएशन मिडल ईस्ट की, पाकिस्तान का किरदार। ब्रिगेडियर राइट गजनफर अली साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब खुशामदीद। आप कैसे पहले तो रीड करते हैं जो डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हुई हैं ओवर द रीसेंट डेज, हाउ पॉजिटिव आर दीज, और पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं आप सूरत हाल? सफियान, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने पाकिस्तान के किरदार का जिक्र किया तो उस पर तो आपने देखा कि जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी अब 23 दिन 1 महीना तकरीबन हो गया है जी। उस दिन से लेकर जब पुरानी 12 दिन की जब जंग हुई थी, इससे पहले भी, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और पाकिस्तान ने उस वक्त भी ईरान के साथ खड़ा हुआ और ईरान के ऊपर इजराइल का हमला था उसको कंडेम किया। और इस दफा भी पाकिस्तान ने इजराइल के हमले को कंडेम किया, अमेरिका के हमले को कंडेम किया। और साथ साथ जो ईरान ने जो अपना यूएई में या खलीजी ममालिक में जो हमला किया था उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ उठाई। और ये भी पता चला कि बहुत सारे खलीजी ममालिक हमले ऐसे थे जो इजराइल ने किए थे, ईरान ने नहीं किए, तो वो भी पाकिस्तान ने जो है उन ममालिक को इन्फॉर्म किया जी। उसके बाद से कोशिश ये थी कि किसी तरह ईरान को भी पैसिफाई किया जाए और खलीजी ममालिक को भी ये बताया जाए कि जो हमले उनके ऊपर हो रहे हैं असल में उनसे नहीं हो रहे, वो नमैरिकल फैसिलिटीज से हो रहे हैं जो इस खत्ते में फैली हुई हैं, ताकि वहाँ से रिस्पॉन्स या वहाँ से रिटेलिएशन ना आए। तो आपने देखा उसका असर ये हुआ कि खलीजी ममालिक से कोई रिटेलिएशन नहीं आई और अभी तक चीज चल रही। अब उसके ऊपर साथ साथ ये भी कोशिश थी कि कोई जंगबंदी की सूरत हाल पैदा हो जाए कि न सिर्फ ये कि इसराइल और ईरान की जंग से जो खत्ते में और अमेरिका इसराइल की जंग से ईरान की जंग खत्ते में जो हालात पैदा होते थे वो सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के हिसाब से नहीं या सिविलियन आबादी की तबाही के हिसाब से नहीं, बल्कि वो ग्लोबल एनर्जी की जंग जो है वो और ग्लोबल इम्पैक्ट जो उसका इकोनॉमी पे आ रहा था उसके हिसाब से वो उनका जो पिंच है वो तमाम ममालिक दुनिया में फील कर रहे थे, क्या वो इस खत्ते में वाक़ हैं या इस खत्ते से बाहर वाक़ हैं। इसलिए कोशिश ये थी, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुई और अभी देखिए अगर हौथीज़ ने बाबुल मंदब बंद कर दिया तो रेड सी का भी रूट बंद हो जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ तो दुनिया में एनर्जी की सप्लाई बंद हो गई, तो वो पाएगा और उसका इम्पैक्ट अमेरिका के अंदर बजाते खुद $4.03 तेल वहाँ पे भी हो गया और वहाँ भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। दुनिया के बाकी कैपिटल्स में एनर्जी शॉर्टेज हो रही है, ऑयल रिजर्व शॉर्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि ऐसी सूरत हाल निकल आए जिसके जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अच्छा मतलब मैं इसमें मतलब जो जिस तरह आपने नक्शा इसका खींचा है, जो पूरा बयान किया खतोखाल जो हक़ाइक़ हैं, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि खलीजी ममालिक ने रिटेलिएट नहीं किया, वहाँ पर भी हमारा एक से एक्सेप्टेंस है हमारे रोल की। ईरान और अमेरिका वो भी इस वक्त हम बाहमी तौर पे यानी हम दोनों के दरमियान एक फरीक बने हुए हैं और जंगबंदी में किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर तीसरा आप देखें तो चीन भी अब हमें अप्रिशिएट कर रहा है और हमें एक्सटेंसिवली हमें एक्नॉलेज कर रहा है हमारे रोल को, जिसके साथ हमारी ऑलरेडी बड़ी अच्छी कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक तरह से इस वक्त जो है, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इंडिया भी अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से कोई तनकीद नहीं है, वो खामोशी से, क्योंकि उनका भी तो असर तो उन पर भी आया है इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का, तो दे आर ऑल्सो इन बाय बीइंग साइलेंट आई गेस आर बेसिकली सपोर्टिंग अस इन दिस इनिशिएटिव। नहीं, इंडिया की तनकीद आ गई ना जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गैर पार्लिमानी वो जो उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर इस्तेमाल किया, तो वो तो तनकीद से भी 2 कदम आगे था। और इंडिया इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इंडिया हैज बीन टोटली आइसोलेटेड ऑन टू वन साइड और पाकिस्तान जो है वो उभर के सामने जिस तरह आया है, जैसे मैंने आपको लेकिन सर इंडिया भी वांट्स द सोल्यूशन इसका, जो वहाँ पे आपने देखा है जो लाइनें वहाँ पे कतारें पेट्रोल की, गैस शॉर्टेजेस हैं, तो उनको भी सोल्यूशन तो चाहिए इस मसले का और उनके पास नहीं है सोल्यूशन इस चीज़ का। ये सोल्यूशन तो हर मुल्क को चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सोल्यूशन तो हर मुल्क को चाहिए,
अब उसमें बात यह है कि चाइना जिस तरह ईरान के साथ खड़ा रहा है, चाइना जिस तरह ईरान को टेक्नोलॉजी का इनपुट देता रहा है और उसको अब रूस रशिया ईरान के साथ खड़ा रहा है, तो चाइना भी चाहता है बजाय बावजूद इसके कि वो चाइना जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है, और सॉरी चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि अमेरिका क्या गलतियां कर रहा है, इसके बावजूद वो ये साथ ये भी कह रहे हैं कि खित्ते में अमन होना चाहिए। लेकिन एनर्जी की नीड तो चाइना की भी है ना, तो चाइना भी चाहेगा कि ये मैटर रिजॉल्व हो, रूस भी चाहेगा ये मैटर रिजॉल्व हो, और बाकी खलीजी ममालिक की सिर्फ तेल ही नहीं, उनकी जरूरियात की जितनी चीजें दे कम थ्रू स्टेट ऑफ होमस, तो वो भी चाहेंगे ये हालो दुनिया का हर मुल्क चाहे, बिकॉज ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है, एनर्जी का इम्पैक्ट सिर्फ इस खत्ते में नहीं आ रहा, हर जगह आ रहा है। अब उसके ऊपर चाइना ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अफगानिस्तान की वॉर के लिए बड़ी मेडिएशन की है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि खलीजी ममालिक की तरफ से अफगानिस्तान से एक प्रेशर आया है कि जी जो पाकिस्तान जो किरदार अंजाम दे रहा है उसके अंदर रखना न डाले, अगर आपकी तरफ से दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान की ओरिएंटेशन डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से आज उनके मुत्तकी का भी बयान कल आया कि जी हम पाकिस्तान के साथ डेवलप अच्छा, इन सब चीज़ों में जैसे साहब ये मुझे बताएं, हम अमेरिका और ईरान की हद तक तो चले और फिर हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिक्र भी किया, इजराइल की इस वक्त क्या पोजीशनिंग है इस पूरी सूरत हाल के अंदर, इस पीस प्रोसेस को लेकर? जी मैं आपसे ये अर्ज करने वाला था कि तमाम दुनिया जो है वो तो इससे कंसर्न है, और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने भी एक अमन के रोल को लेके आगे बढ़ोतरी की कोशिश की है। अब पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे समझने की बात ये कि पाकिस्तान का जो रोल है ना वो सिर्फ स्टेज ऑफ डिमांड या एक माहौल क्रिएट करना है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, उसकी एक्सेप्टेंस या अमेरिका ने दे दी है या अपना ईरान ने दे दी है। अब इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट अगर आप उठा के पढ़े तो वो ये कह रही है कि ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईरान फॉर खर्ज आइलैंड और फॉर लोरा एंड अबू मूसा आइलैंड के लिए, वो एक बड़ी नेगेटिव थी, बड़ी तो एक ऑपोजिट डेवलपमेंट। साथ साथ इस तमाम चीजों में हम अमूमन हमारे लोग अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। ये प्रॉब्लम खाली अमेरिका की वजह से नहीं शुरू हुई, ये प्रॉब्लम शुरू हुई है इजराइल की वजह से। Exactly. तो इस तमाम चीजों के लिए इजराइल को लूप में कौन लेगा? क्या अमेरिका ने इजराइल को लूप में लिया है? मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी मक्काराना और याराना और शातराना चाल नजर आ रही है कि एक तरफ वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो करे और हम बात भी कर रहे हैं और ईरान से वो भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इजराइल को गवर्नमेंट पैट ऑन बैक कर रहा है, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो कि नहीं जी तुसी मारे जाओ, बम मारी जाओ, तो वो बम मारेगा तो ईरान भी बम मारेगा। तो हर चीज के अंदर हर इस किस्म की हर डेवलपमेंट के अंदर जो वॉर रिलेटेड या वॉर सिचुएशन स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जरूरत इस अमर की होती है कि आप पहले जंग रोको, आप पहले अटैक रोको, आप पहले ऑफेंसिव रोको। जब तक वो नहीं रुकेगा तो आप ये किस तरह सोचते हैं कि जंग के लिए एक सीज फायर के लिए जंग बंदी के लिए हालात पैदा हो सकेंगे। और ईरान की डिमांड इस वक्त क्या है, वो कहते हैं पहले जंग रोके तो फिर हमसे बातचीत कर ले। अब मुझे आप बताइए कि जब तक इजराइल नहीं रुकता, इजराइल को कौन रूप में लेके आएगा? पाकिस्तान के इजराइल से ताल्लुकात नहीं है, अमेरिका के इजराइल से ताल्लुकात है, या चले कुछ टर्की ने माजी में इजराइल से ताल्लुकात एंजॉय किए हैं, या इजिप्ट करता है, तो क्या टर्की इजराइल से बात करेगा, इजिप्ट इजराइल से, या अमेरिका उनको लूप में किस तरह लेके आए? अच्छा, अगर लूप में नहीं लेते सर तो ये जो सारी एफर्ट्स हैं हमारी पीस की और सेटलमेंट की, तो ये विल दे बेयर एनी फ्रूट आपको लगता है, या फिर विल दे बी मीनिंगफुल अगर इस तरह पूछें तो? देखिए अगर वो लूप पे नहीं आता और उधर वो हमले करता रहता है इजराइल पे, और चले मान लिया एक मिनट के लिए कि अमेरिका ने हमले रोक, अमेरिका का F-35 नहीं आएगा, अमेरिका से मिसाइल नहीं आएगा, अमेरिका अपने बेसिस इस्तेमाल नहीं करे, वो तो वैसे भी बेसिस खाली कर दिए उससे, अपना इराक का भी खाली कर दिया है, अल-अदीद भी खाली हो गया है, कतर से खबरें आ रही हैं खाली हो गया, यूएई से खाली हो गया, चले वो नहीं करेगा मैं। लेकिन बुनियादी मैं जो आपसे कहूँ इस बुनियादी इसका पूरी की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हुआ? Exactly. वो 12 दिन की वॉर में भी इसराइल से शुरू हुआ था, और इस जंग में भी इसराइल के अंदर से शुरू है, जब वो जो कमीना जलील किस्म का नेतन्याहू है, शैतानुमा इंसान जो है, वो कहता है कि जी मेरी 40 साल की ख्वाहिश थी कि मैं ईरान से हमला मतलब कि इसका मतलब बगैर उनको लूप में लिए हुए आपको लगता है कि ये मीनिंगफुल नहीं होंगे। और दूसरी बात, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं इजराइल की, तो उससे आपको, या उनके जो सो कॉल्ड जो उनके एनालिस्ट इस वक्त आपकी सोशल मीडिया फेटर्निटी में एक्टिव हैं, उससे आपको लगता है कि दे वांट एन एंड टू दिस वॉर, या वो खुश हैं इस वक्त के आपस में सब लड़ रहे हैं और ये एक दूसरे को क्या आपको क्या इंटेंशंस लग रही हैं इसराइल की क्लियरली? दो टू डाइवर्शंस है इसराइल के अंदर। जो कदीमी ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, वो जो काले काले टोपियां पहन के लंबे लंबे फिरते हैं, वो जंग के फेवर में नहीं है, ना वो ग्रेटर इजराइल की फेवर।
उनका कॉन्सेप्ट कुछ और है। वो क्लैरिटी से कहते हैं कि यहूदीज़म कहीं भी जो है वो एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता। लेकिन जो ये जर्नलिस्ट हैं, जो 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 शिद्दत पसंद यहूदी हैं, जो कहते हैं कि जी आपने इजराइल बनाना है, और वो जो जर्नलिज्म का मतलब ये है कि यू हैव टू यूज मिलिट्री मीन्स, हार्डन मीन्स टू गेट योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो लोग जो है वो कहते हैं कि जी जंग शुरू रखी जाए और जंग होती रहनी चाहिए। उसके अंदर ये शैतान ये जो है नेतन्याहू उसके केले शामिल जी। लेकिन इन तमाम चीज़ें अगर इसराइल के अंदर बहुत सारी अंदर से अगर आप वहाँ पे उनके भी अखबारात उठा के पढ़े, वहाँ इस पे क्रिटिसिज्म जरूर आ रहा है कि जी इस जंग का मकसदियत कोई नजर नहीं आती है। और इसका हेराट एक बहुत बड़ा अखबार है इसराइल का, उसके अंदर काफी आर्टिकल छपे हैं जिसके अंदर इस चीज पे बहुत सारे जो यहूदी अपना लेकिन अगर इस तरह पूछूं किसका ओपिनियन मैटर करता है ज्यादा, या जिसका वेटेज होल्ड करता है, कौन सी साइड का? इस वक्त तो सारी वेटेज छोड़ के दी ओनली वेटेज व्हिच इज बीइंग यूज्ड इज शैतान नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट है। दे आरंट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज पब्लिक सेइंग। उनको ये भी पता नहीं है दुनिया क्या कह रही है। अब देखें ना अमेरिका में क्या हो रहा है। अभी अमेरिका में आपने लेटेस्ट सर्वे पढ़ा होगा, इससे पहले क्विंसी इंस्टीट्यूट का सर्वे था जिसने उस जमाने में कहा था कि ये 54% लोग ट्रम्प के मुखालिफ है। आज जो सर्वे आया, कल जो सर्वे आया, वो कहते हैं 64% जो है अमेरिकन जो है उसके मुखालिफ। और पूरी अमेरिका में कल जरूर देखते हैं तो 70 लाख से ज्यादा लोग जो है उन्होंने जाके मुख्तलिफ जो वाशिंगटन के जो रिपोर्ट आ रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन जो है, क्या लीडरशिप उस पब्लिक ओपिनियन को बाय कर रही है? अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन का रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर से ट्रम्प जो है वो ये चीजें कह रहा है। लेकिन इसराइल के अंदर चूंकि पब्लिक डिवाइडेड है और उसके ऊपर जो टॉप पे गवर्नमेंट बैठी है वो यहूदियत की प्रचार है, वो दहशतगर्दी की शिद्दत पसंदी के नजरियात को फॉलो करती है, वो नहीं रुक रही है। अब उसको किसने रोकना है? दैट्स $1 million क्वेश्चन। अच्छा, ये जो रीसेंट ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रम्प का, सर, ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजिम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। तो ये न्यू एंड मोर रीजनेबल रेजिम जो है ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अपनी लेटेस्ट ट्वीट में, जिनसे उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं? फिर वो उसके बाद उसको ग्रेट प्रोग्रेस भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में फिर वो एक धमकी भी आगे लगाते हैं कि जो आपने देखा होगा कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता तो ओपन फॉर बिजनेस वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स, हाज आइलैंड एंड एवरीथिंग एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो एक तरफ उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री कहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है ये मुज़ाकराती अमल, लेकिन वो किसी नई रेजीम से है और यूं है, ये बातें उन्होंने की हैं इशारतन। फिर उसके अंदर उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये नहीं होते, कामयाब नहीं खोलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो हम जो है तबाह कर देंगे सब चीज़ों को। तो क्या रीड करते हैं लेटेस्ट आपकी स्टेटमेंट से डोनाल्ड ट्रम्प? भाई मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के मुंह में पाइल है बिकॉज उसकी किसी चीज का आप इख्बार ना कीजिएगा। उसके पाइल उसके मुंह में आ गए। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ। आप किस जबान का एतबार करें? जो उसने ये जो आपने ये चीज जिक्र किया है ना कि जी उसने ये कहा है कि जी हम रीजनेबल रजीम से बात कर रहे हैं, उसको आप पिछले उसके ट्वीट से लिंक कीजिएगा जिसमें उसने कहा था कि हमने तो ईरान में रजीम चेंज कर दिया। यानी उसका मतलब यह था कि अयतुल्लाह खमेनी साहब के जाने के बाद जो उनका बेटा आया वो उनको रजीम में लेके आना चाहते थे। हालांकि CIA की एक स्टडी पड़ी हुई है जो ट्रम्प को पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था ऑपरेशन से पहले कि अगर आपने ईरान में रजीम चेंज किया तो अगला जो रजीम आएगा उससे भी हार्डन होगा, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। अभी वो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो उसकी जुबान का ना एतबार करें। मैंने आपको बताया ना वो अच्छी कैरेक्टरलेस आदमी है। वो बेसिकली वो गैम्बलर है, वो जुआरी है जो मुख्तलिफ चीज़ों पे पैसे लगाते हैं ना, जिस तरह कोई आप किसी जगह आप गेन कर लेते हैं, किसी जगह हार जाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ कहते हैं और पैसे लगाओ तो शायद इस दफ़ा मैं जीत जाऊँ। वो उस नेचर का आदमी है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि जी खर्ज आइलैंड किधर। मुझे नहीं पता, आई एम श्योर 100% कि अगर आप मैप से उसको कहेंगे यार ये बता खर्ज आइलैंड है कि ईरान में, तो विल नॉट बी नो। उससे पूछेंगे कि किधर जाके उन फोर्सेज ने लैंड करना है, क्या वो फोर्सेज किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे आके लैंड करेंगे? देखिए ना, अगर वो ग्राउंड फोर्सेज आती हैं सुफियान, तो सबसे पहले उन्होंने अपना कहीं बेस बनाना होगा ना। क्या वो बेस सऊदी अरब में बनाएंगे? अगर तो सऊदी अरब के वजीर खारजा का इधर मौजूद थे तो सऊदी अरब में तो नहीं बना सकते। क्या वो ओमान में बनाएंगे? क्या वो अपना बेस या UAE में बनाएंगे? वहां से तो वो अपने जो अड्डे हैं वो खाली कर रहे हैं। क्या वो कुवैत तो तबाह हो गया, बहरीन तबाह हो गया, कहाँ वो बेस बनाएंगे? आपको कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए कोई बेस चाहिए होगा। आई विश दे डू द ग्राउंड ऑपरेशन
तो उनको लग पता जाएगा कि जी उनसे जो सलूक होगा ना, दैट विल बी वेरी टेरिबल। चलिए, लेकिन फिर जो हमारी एफर्ट है उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्पररी रिलीफ तो उससे आ सकता है जब तक इजराइल इसमें जो इजराइल की लॉबी है जो चाहती है कि जंग हो, जो दैट इज इन पावर, तो जब तक मुश्किल है कि एक देर पा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सोल्यूशन इसका मसले का निकले, हम कह सकते हैं फॉर फ्यू डेज वी कैन गेन सम टाइम, यही हो सकता है मोस्ट लाइकली। जी सफियान, बात यही है ना कि अमेरिका के साथ जो है वो तो चीज रुक सकती है, लेकिन इजराइल के साथ मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि जो बेसिस जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम है वो इजराइल से शुरू हुई है, तो एंड भी प्रॉब्लम इजराइल के ऊपर होगी। जब इजराइल इस बात पे राजी होगा कि हमने, जब तक इजराइल फायर करता रहेगा, अब वो ईरान फायर करता रहेगा, ईरान को अपना जो है उनके मिसाइलों की प्रोडक्शन जारी रहेगी, उनको मिसाइल की प्रोविजन जारी रहेगी, वो इससे ज्यादा खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने क्या दिया, हम ऑफेंसिव स्ट्रेटजी की तरफ आ गए हैं, तो अब वो हो सकता है कि हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स जो मैक 22 से मैक 20 से मैक 22 तक जाते हैं, जो ईरान ने उनको, रूस ने उनको जरूर दिए होंगे, फिर वो फायर करेंगे, और वो फायर करेंगे तो इसराइल में क्या इफेक्ट होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और इसराइल ये मतलब इसका फिर आपको लगता है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पे जा सकता है मामला? नहीं, वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को इसलिए है कि ट्रंप पुतिन ने बहुत बड़ी स्ट्रांग वार्निंग भेजी है नतिन्याहू शैतान याहू को कि जी अगर किसी भी तरह से ये न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ तो हम वी विल रिएक्ट वेरी फोर्सफुली। आई थिंक अमेरिकन भी सेंसिटिव हैं कि जो न्यूक्लियर की तरफ ना जाए, तो न्यूक्लियर, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स लेके आ रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ तो जहाँ उनके ग्राउंड ट्रूप्स होंगे 10,000 17,000 वो भी तो मारे जाएंगे ना। Exactly. तो फिर उसके साथ साथ बहुत सारे उनके बेसिस हैं जिनके तरफ कुछ अमेरिकन अभी तक मौजूद है। तो जब एक तो ग्राउंड, तो आप छोटी यील्ड भी अगर रखें, एक तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे तो उसका असर होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आता है जिससे वो कहते हैं ना हवाएं जो कैरी करती हैं, वो बड़ी दूर तक जाता है। तो क्या वो अपने ट्रूप को भी मरवाना चाहते हैं? और फिर लास्टली अगर मैं पूछूं आपसे, तो हमारे लिए इसकी जो हम लेवरेज हमें गेन किया आफ्टर मई 2025, और फिर रिसेंट हमें जो डिप्लोमेटिक हमें जो चाहते थे कि आइसोलेट हो जाए, हम सेंटर स्टेज पे आ गए, तो हमारे लिए विन विन है, या हमारे लिए ये अगर एडवर्स सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो हमें आना है, इकोनॉमिक भी और वैसे भी, लेकिन हमारी पोजीशनिंग कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान दो चीजों से सोचते हैं। एक तो आप माशी पोजीशन पाकिस्तान की देख, वो तो दुनिया की माशियात खराब होगी तो पाकिस्तान की भी माशियात खराब होगी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की मीशत पहले ही डाउन है, आपको पता ही, अभी IMF से लोन लेके आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। आपने जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी, आपने 155 रुपए कीमत बढ़ा दी थी बगैर किसी बगैर किसी। पाकिस्तान दुनिया की मीशत के ऊपर दबाव आया तो जब हुआ पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इस वक्त जो है ना, गवादर, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि गवादर पोर्ट को जो है ना वो एक्टिव करे, उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है शिप्स की डॉकिंग की। अभी डॉक हो रहे हैं पोर्ट कासिम और कराची पे हो रहे हैं, जो आप 3 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ईरान ने कहा कि 20 शिप्स जो है पर डे वो गुजर सकते हैं पाकिस्तान का फ्लैग लगा के, और वो आएंगे तो वहां से। तो इस तरह पाकिस्तान को कोशिश चाहिए कि इस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट करे गवादर को कमीशन करने की। दूसरी बात जो है, ये तो मईशत के हिसाब से तो इफेक्ट है, लेकिन जो आप डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं ये बड़ा डेलिकेट, वेरी डेलिकेट। यानी फर्ज करे कल को ईरान कहता है कोई मुल्क गारंटी दे दी हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, अमेरिका लिख के देता है यहाँ जी हम हमला नहीं करेंगे, बट ईरानियन कहेंगे देयर शुड बी सम अदर सिग्नेटरी टू इट। विल चाइना साइन इट, विल रशिया साइन इट? कौन साइन करेगा? इराक, तो फिर क्या मतलब है? ये 3 ममालिक जो हैं पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट साइन करेंगे, या यूरोप साइन करें? सो देयर आर इम्प्लीकेशंस टू इट। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पॉइंट्स हैं जो ईरान ने दिए हैं और जो अमेरिका ने, उसके ऊपर इन दोनों की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, दे शुड सिट समवेयर टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरलोकेटर और मीडिएटर जो पाकिस्तान, टर्की, और ताकि तमाम के तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान पे ना आए, बट इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3। बिकॉज अगर ये नाकाम हो जाते हैं या आगे बेल आगे नहीं चढ़ती है तो उसकी कोई तो रीजन वजह होगी फिर आपके ऊपर, या ये भी आ सकता है कि जी पाकिस्तान ने जो कोई, अगर पाकिस्तान अकेला हुआ जो कोशिश की वो कामयाब नहीं, क्योंकि इस किस्म की चीजों में फोरकास्ट तो नहीं किया जा सकता ना कि 100% आप जो है वो सक्सेस अचीव करेंगे। आपका, हमारा काम है एक तो चीजों को कन्वे करना, एक लाहे अमल बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना, और उस फ्रेमवर्क के अंदर ईरान और अमेरिका को लेके आना, और इसराइल को लाना जो है वो जिम्मेदारी अमेरिका की। या फिर चलें टर्की की जो ताल्लुकात रहे हैं वो इसराइल से बात कर ले, मिस्र के ताल्लुकात, वो ताकि उनकी भी नॉर्ड इसमें शामिल होगी, तो उसके बाद फिर अल्टीमेट एम या किसी अल्टीमेट सीज फायर की तरफ जा सकते हैं। और अगर कहीं पहले ही जंग बंद हो जाती है
और फिर नेगोशिएशन होते, फिर तो बड़ी गुड सिचुएशन होगी कि चले जी जंग बंद हो गई है, तब आप जा रहे हैं। ईरान अमेरिका पहले ही कह चुका है कि मैंने जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे वो कर लिए, तो भाई अगर अचीव कर लिए हैं तो फिर बंद कर दो जंग। तो वो अब उसको ये फेस सेविंग मिल जाएगी, और इसराइल को ये फेस सेविंग मिल सकती है कि जी हमें अमेरिका ने कंपेल किया है या दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन खत्म हो रही है तो हम इसलिए खत्म करें। ईरान फेस सेविंग लेगा कि जो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो अमेरिका ने डिवाइस किए थे, वो हमने पूरे होने नहीं दिए, और हमने जो अपना जो विक्ट्री है वो मिलिट्री मीन से जहाँ तक हम जा सकते थे इसराइल के अंदर हम पहुँच गए हैं, और हमने वो अपना एम जो है वो अचीव कर लिया। तो तीनों कंट्रीज के लिए अपने अपने वर्जन से, अपने अपने नैरेटिव से एक वे आउट निकल सकता है, जिससे हर बंदा जो अपने अंदर सेटिस्फाई करेगा, और उससे फिर दुनिया में हमें जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है उसके लिए आपको अब तो फार्मूला बनाना पड़ेगा भाई। आपको ईरान अगर कहेगा कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल है और यहाँ से गुजरने के लिए आपको टॉल देना पड़ेगा, तो वो फिर दुनिया का एक फ्रेमवर्क उससे भी बन सकता है। बहुत सारे लोग ममालिक बैठ सकते हैं और एक फ्रेमवर्क डिवाइड, वो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि चले आप 4 युआन दे दें या 6 युआन दे दें या 10 युआन दे दें। अमेरिका जो है उसका उससे पहले ही कह दिया है ट्रम्प ने कि हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं आता है। तो अगर तो अमेरिका का ताल्लुक नहीं है और ट्रम्प का ये बयान है, और अगर उसकी जुबान के मुंह के अंदर मतलब है झूठ का बयान नहीं है, तो फिर उसको डिटैच कर देना चाहिए अपने आप से। और यहाँ पे जो ममालिक है खित्ते के, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो फ्यूचर है ईरान के साथ में उसको डिसाइड कर लेंगे। इस तरह तमाम नुक्तों के ऊपर जब बहस हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है, और उसके ऊपर अमेरिका को और इसराइल को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आइंदा, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान और टर्की और कि इस मुज़ाकरात के दरमियान जो अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन न हो जाए जिससे सारा मुज़ाकरात का पलड़ा जो खत्म हो जाए। अगर वो खत्म हो गया तो फिर ये रीजन जो है बहुत बड़ी वॉर की जोन में आएगा, और तो बाकी ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। मुझे लगता है हमारे साथ ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। गजब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए टीपू सुल्तान साहब आप साथ मौजूद हैं, आप तक आवाज़ पहुँच रही है टीपू सुल्तान साहब? जी अस्सलाम। अच्छा टीपू साहब, क्या आपको लाइकलीहुड लगती है ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो खित्ते के कल वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, कितने मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड आपको लगता है कि ये होने वाली हैं? डोनाल्ड ट्रंप कभी कोई बयान देते हैं, कभी उनके बड़े वनरेबल स्टेट में लगता है, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की पीस मेकिंग प्रोसेस जो कोशिशें हैं ये कितनी कामयाब हो सकती हैं? टीपू साहब ये आई विश के ये कामयाब होते जी इस तरीके से। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? मेरी तो ये खुशी होगी कि अगर कामयाब हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुज़ाकरात इस तरीके से जो है ना वो कामयाब होने जा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो अमेरिका है उसकी जिस तरीके से उसने जंग शुरू की थी, क्या वो ईरान को पावरफुल इस तरह छोड़ना चाहेगा, या खित्ते के बाकी जो अरब ममालिक हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे कि इस तरह चले जाए जैसे कि ईरान का पल्ला जो भारी हो? क्या इजराइल जो है अजय टीपू सुल्तान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। जी टीपू साहब, आप कह रहे थे क्या लाइकलीहुड, कितने मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड ये जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं फॉर पीस, ये टर्न अराउंड हो सकती है? आपको क्या लगता है टीपू साहब? देखिए, नेगोशिएशन तो जारी है, अंदर खाने क्या हो रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसका तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन अमेरिका देखते हुए कि उसने 2 मकामात पे जो है ना एक स्ट्रेटेजिक धोखा दिया है पिछले साल जून में, इस साल भी 28 तारीख को जो उन्होंने जंग शुरू की, तो नेगोशिएशन तो ईरान कह रहा था तकरीबन मुआहदा जो है वो हो गया था, और साथ साथ उनकी पोस्टरिंग भी जारी है। असल में बात यह है कि ये जो कभी भी इतनी बड़ी फौज जैसे अमेरिका ने जमा की यहाँ पे ईरान पे हमला करने के लिए, तो जो वार के मकासद थे उनमें देखा गया है कि उसको क्लियर नहीं था, और ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है मिलिट्री हिस्ट्री के लिए और मिलिट्री थिंकर्स के लिए कि इतनी बड़ी फोर्स जमा होगी। दे डिड नॉट अप्रिशिएट, इतने उनकी कमांड है, यूरोपियन कमांड है, पैसिफिक कमांड है, सेंट्रल कमांड है,
बट उनको ये समझ नहीं आई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम कैसे खोलेंगे और अगर ये ना खुले तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। लोग कहते हैं कि जी वो खरगाल आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। वो आइलैंड वो अप नॉर्थ जो है वेस्टर्न साइड पे ऑक्यूपाई कर लें, लेकिन उसका जो दाना है पर्शियन गल्फ का वो तो खोल नहीं सकेंगे। सही। तो अगर वो ना खुले तो दुनिया के अंदर एक ऐसा डिप्रेशन आएगा कि आप 1929 वाला डिप्रेशन जो है वो भूल जाएंगे। ये अगर जंग जारी रही तो इसमें दुनिया के अंदर वो असरात होंगे जो रिसेंट हिस्ट्री में कभी हुए नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिहाज से इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है वो जो है वो ईरान ने तो दुनिया को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड और अपने रिस्पॉन्स से हैरान ही कर दिया है कि यानी कि 7-8 लेवल तक उसके जो फौज के लोग हैं वो मारे गए, फिर भी जो है दे आर एबल टू पुट अप अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू इजराइल एंड द अमेरिकन। तो अगर तो अमेरिका इस करंट सिचुएशन में जो है वो नेगोशिएशन करके जाता है तो उसको स्ट्रेटेजिक प्लान पे नुकसान है। उसकी साख जो है मशरिक वस्ती में क्या रह जाएगी, पेट्रो डॉलर्स की उसकी क्या पोजीशन होगी, और उसके अंदर जो अपने अमेरिका के हालात हैं जो उसके खिलाफ हड़तालें हो रही हैं और सारी दुनिया में उसकी जग असाई हो रही है, उसका क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात या तो अमेरिका कह दे कि जी कैसे हम जीत के अपने अहदाफ हमने पूरे कर लिए और हम जा रहे हैं, और तो वो चला जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी। अगर हम इस तरह के तो फेस सेविंग अगर दोनों पार्टी ईरान और अमेरिका की हद तक बात करें तो वो दोनों के लिए कोई इसमें एंड रिजल्ट पॉजिटिव हो के विन विन लग जाए कि वो कहे हम भी जीत गए, वो कहे हम भी जीत गए, तो वो लाइकलीहुड कोई आपको लगता है कि सिनेरियो? देखिए ये फिलहाल तो ये लाइकलीहुड इस तरह लगती नहीं है। कोई तीसरा फरीक जो है जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई है इसराइल, उसको तो आप भूल ही रहे हैं, लोग आप भूल रहे हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात करते हैं। देखें बात यह है कि जो इनसाइडर्स लोग हैं वो कहते हैं कि जंग ऐसे शुरू हुई कि ये तो इनिशिएशन जो है वो इजराइल ने किया, आयतुल्लाह अली खमनाई को शहीद करके और उनके अहल खाना को शहीद करके उनके रुफ़ाए कार को तो अमेरिका को लामाला शामिल होना पड़ा। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता, चले अमेरिका का टेसिट अप्रूवल जरूर हुआ होगा क्योंकि ये कोई अलहदा तो है नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो इजराइल के बेलिजरेंस है, जो इजराइल का जो वज़ीर आज़म है वो तो लगता है कि एक बीमार आदमी है, वो तो रैबिड आदमी है, वो तो लोगों को मार के तो लोगों पे बमबारी करके उनको बेघर करके बच्चे मार के बेगुनाह लोगों को मार के वो तो उसकी तबीयत जो है उसमें बहाली आती नहीं है। तो उसने तो कोई अमन की बात नहीं की किसी किस्म की। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात इतनी जल्दी को कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका की पोस्टरिंग जो है वो भी जारी है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हम आपकी सारी टीपू साहब, फिर आपको लगता है कि एक टेम्पररी टाइम गेन या एक टेम्पररी एक आपको जो है रिलीफ कुछ दिन का पाकिस्तान की एफर्ट से नजर आता है? देखिए बात यह है कि अमेरिका ये जरूर सोच रहा होगा कि मिलिटरली उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अनगेटेबल है। उसकी वजह यह है कि जितनी कोस्ट लाइन है पर्शियन गल्फ की, उसमें एक पहाड़ चलता है इराक से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, और ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है। अब जो ईरान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है, यानी कि आप अंदाजा करेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू होता है गवादर के पास से और ये जाता है ऊपर तुर्की तक, और गवादर और चाबहार में सिर्फ 170 किलोमीटर का फर्क है, और ईरान का बॉर्डर तो गवादर के और नजदीक है, चाबहार थोड़ा अंदर करके है। तो ये मिलिटरली उनके लिए अनकैटेबल है। ये जो उन्होंने फोर्स जमा की हुई है 2,500-5,000 आदमी, ये तो पोल्ट्री फोर्स है, ये तो कुछ नहीं कर सकते उधर। देखिए जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था इराक के अंदर तो 2 लाख से ऊपर उन्होंने फौज उधर झोंकी थी, और ईरान और इराक में बहुत ज्यादा फर्क है, उसके रिस्पांस में बहुत ज्यादा फर्क है, उनके मुल्कों में, उसके सिस्टम में, उनके रिस्पांस में, उसकी ज्योग्राफी में, उसकी डिटर्मिनेशन में, ये फर्क मुल्क हैं बहुत। बाकी से जितने मुल्क इन्होंने जो खास तौर पे जो कल स्टेटमेंट आई हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, हमने पढ़ के सुनाई थी, थोड़ा उसका हिस्सा सुना के नाज़रीन को फिर आपका तज्ज़िया एक सवाल पे अहम तरीन लेना चाहेंगे। पहले आपको सुनाते हैं नाज़रीन के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के इसहाक़ दार साहब जो आज चीन गए, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दी थी आफ्टर दीज टॉक्स कंक्लूडेड, जो वज़ीर ख़ारजा इजलास था, क्या कहा था? लेट्स हियर दिस फर्स्ट।
Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me also share with you that I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. आपने सुना। अच्छा, जो इसमें जो बात है कि हम फैसिलिटेट करते हैं टॉक्स को ईरान अमेरिका की, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद होस्ट कर सकता है मोस्ट लाइकली, हमने ये वज़ीर ख़ारजा को भी बताया जो आए हुए थे, तो ये आपको कितना लाइकलीहुड लगता है कि ये मुज़ाकरात का राउंड हो सकता है इस्लामाबाद में? देखिए, ये जो बयानात होते हैं ना मीडिया के लिए, और ये जो जंग के मतलब भड़कें होती हैं, ये और चीज़ होती है, और अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं वो और चीज़ होती है। वो कभी आपको उस तरीके से पता नहीं चल सकता, आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सही। लेकिन महज जो है, इसको अगर आप ये सोचें कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये आपको एक एविडेंस देता है कि जिन लोगों ने हमला किया था ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका, वो मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो अहदाफ हैं उन्होंने मुकर्रर किए थे वो हासिल नहीं कर सकते, और जंग में एक किस्म स्टेलमेट है। मैं तो ये कहूंगा कि ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान जो इसके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें तो ईरान की जीत है, क्योंकि ईरान को पे हमला किया गया एक मकसद के लिए, और वो मकसद ईरान ने जो है वो कामयाब नहीं होने दिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका कंट्रोल है, बल्कि अब तो बाबल मंदब पे भी उसका पार्शल कंट्रोल है हुतियों के लिहाज से। तो दुनिया जो है ना एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पे जो है वो खड़ी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, अगर ओवरवेलमिंग फोर्स इतनी इन्होंने जब इस्तेमाल की थी इराक में, वहाँ तो कोई नेगोशिएशंस नहीं हुए थे, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन को जो है वो काबू करके उसको कत्ल कर दिया। लीबिया में तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। यहाँ क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं जी? इन्होंने तो मार दिया ना इनकी लीडरशिप को, 6-7 लेवल तक जनरल्स को मार दिया, उनके पॉलिटिशियंस को मार दिया। मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी की है कि एक सेंट्रल फिगर जो आयतुल्ला अली ख़amenei थे, अगर वो जिंदा होते तो मुज़ाकरात के कामयाब होने के ज्यादा चांस थे। वो बुर्दबार आदमी थे, लेकिन गुस्सा इन्होंने इतना ज्यादा इंजेक्ट कर दिया ईरान के अंदर कि जी तुम सरेंडर करो और तुम ये करो और तुम वो करो। तो फिर उन्होंने भी जो 5 अपनी शराइत दी हैं वो बहुत ज्यादा सख्त है। सही। तो मुज़ाकरात होते ये इसको 4-5 हफ्ते और लग जाएंगे, और इतनी जल्दी तो फैसला होने नहीं लगा। इतनी जल्दी आगे जंग चली गई, जंग ने तो बंद कोई नहीं होना, सीज फायर पे तो होना नहीं है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि नो सीज फायर, हमसे कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन आप करें। और जब कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमसे सैंक्शन उठाएं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। मोस्ट लाइकली सिचुएशन यही है कि यहाँ से मुज़ाकरात के हवाले से हम इतना तवक्कुआत जो है इस वक्त रखना, वाबस्ता करना जो है इस वक्त अभी फीजिबल नहीं होगा। हाँ जी, तो मकसद कहने का ये है कि जी अगर आप प्रैग्मेटिकली सोचे ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इस्लामाबाद दुनिया के डिप्लोमेटिक मैप के ऊपर एक बहुत कलीदी हैसियत इख्तियार किए हुए पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान के जो वो लोग जिन्होंने ये चीज की है, और जो तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि ये मुज़ाकरात के कामयाब होने में अभी बहुत ज्यादा और लंबा सफर है, और इसके दौरान खतरात बहुत ज्यादा है, और खतरात ये हैं कि ये जंग जो है वो बहुत और भी अगले सूरत हाल इख्तियार कर। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका ब्रिगेडियर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पे तज्जिया दिया। ब्रिगेडियर टिप्पू सुल्तान साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान का कलीदी किरदार और जो खदशात लाहक है इस मुज़ाकराती अमल को, इस पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। फैक्ट्स के साथ फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।